हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास। और वो चैप्टर कौन सा है? बहुपद यानी कि पोलिनोमियल। तो अभी जो हम देखने के लिए जा रहे हैं मेनली वो हम एक्सरसाइज पे नहीं चल रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमको समझ लेना चाहिए चैप्टर करने से पहले, उन सारी बातों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमको पता होना चाहिए चर और अचर के बारे में, क्योंकि इसके बिना तो बहुपद या अलजेब्रा की हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमको ये नहीं पता हो चर क्या होता है, अचर क्या होता है, तो इसके बिना तुम अलजेब्रा की परिकल्पना नहीं कर सकते हो। तो आज अब हम देख लेते हैं चर और अचर क्या होता है। ठीक है, मैथ में सिंबल्स जो है ना, मेनली हम देखेंगे 3 प्रकार के सिंबल्स हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। अब अगर देखें तो सिंबल यानी कि संकेत को देखें तो 3 प्रकार का मेनली होता है। अभी जहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, 9th 10th के लेवल तक की बात कर रहे हैं। एक तो होता है हमारे पास कौन सा, एक होता है हमारे पास वेरिएबल मतलब चर। ठीक है, दूसरा होता है कांस्टेंट और इसको बोलते हैं अचर। और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा ऑपरेशनल साइन, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये ऑपरेशनल साइन है। तो ये मेनली 3 प्रकार के संकेतों का प्रयोग हम लोग करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर में। इन्हीं सारे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न हमारे पास आता है कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है। अभी बहुत डीपली नहीं जाएंगे हम, बस हम तुमको बता दे वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, चर क्या होता है ना, वैसा संकेत जिसका मान बदलता रहता है चर कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? वैसा संकेत जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, फिक्स नहीं रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, अब डिफिनीशन से तुमको याद रखना नहीं है, डिफिनीशन सिर्फ लिखने से नहीं पता चलेगा कि चर अचर क्या है। तो चर में आएगा क्या? देखो A to Z जितना भी लेटर है ना, ABCDEFGH Z सारा चर में आ जाएगा। देन अगर बात करें अल्फा बीटा गामा लैम्डा थीटा, उसके बाद फाई, ये सारा भी चर में आ जाएगा। और भी कुछ सिंबल होगा, पाई भी आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? चर आ जाएगा, क्योंकि पाई का वैल्यू हमने मान रखा है ना। पाई तो एक सिंबल है, जो वैल्यू में हमने मान रखा है कि 3.14 होता है। लेकिन अगर ऐसे देखें तो ये चर में आ सकता है। चलो जी, देन इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अगर हिंदी अल्फ़ाबेट पकड़ ले तो ये भी हमारा चर में आ सकता है। ठीक है, ये सारा चर में आ सकता है। ये उदाहरण हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो चर समझ में आ गया। अगर ये मैथमेटिक्स के अंदर में ये कुछ भी लिखा हुआ है तो वो क्या होगा? चर होगा। बस इतना तुमको ध्यान रखना है। चलो, अचर किसको बोलते हैं? अचर किसको बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, वैसा संकेत जिसका मान सभी जगह समान होता है अचर कहलाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा संकेत जिसका मान सभी जगह समान होता है अचर कहलाता है। इसका मतलब जितने भी नंबर्स है हमारे पास, जितने भी नंबर्स जितने भी है संख्या, वो सारा का सारा क्या है? वो सारा का सारा अचर है।
चाहे वो तुमको कहीं भी आ जाए। अगर 2 हम कहीं पर लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 2 का अगर सिंबल, 2 का सिंबल क्या है, 2 का सिंबल ये तो है 2 का सिंबल। अगर 2 कहीं और लिखेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर 2 के बदले में 3 हो जाएगा और 2 के बदले में हम 5 लिख देंगे। अगर 2 है तो 2 हर जगह 2 लिखाएगा, 3 है तो कहीं भी 3 ही उसका मतलब होगा, और 5 है तो उसका मतलब कहीं भी 5 ही होगा। तो ये चर और अचर है। यहाँ पर देखो नंबर्स में क्या क्या आ जाते हैं हमारे पास, कौन कौन से अचर आएंगे, एक बार नज़र ध्यान से देखो। ये प्राकृत संख्या जैसे 1 2 3 4, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, पूर्णांक संख्या, ये सब अचर हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आ सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास -4 -3 -2 1 0 1 2 3 4, ये हो जाएगा। पूर्णांक हो गया परिमेय, परिमेय में तो ऊपर वाले सारे आ जाएगा, 2/3 -5/7 -2 -5 4, ये सब। और अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय क्या आ जाएगा, √2 √3 √2 + 3, ये सब अपरिमेय है। तो ये सारा का सारा जो नंबर्स तुमको दिख रहा है, ऊपर में जो यहाँ पर दिख रहा है ये कौन सा, ये चर है, और नीचे में जो भी नंबर्स तुमको दिख रहे हैं ये अचर है। मैथमेटिक्स के अंदर में तुमको, गणित के अंदर में ये जो वाला साइन दिख रहा है ना, इधर वाला ऊपर वाला, ये कहीं भी दिखे तो ये क्या होगा, चर हो जाएगा, और नीचे वाला साइन अगर कहीं दिखे तो वो क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। तो ये था हमारा चर और अचर। अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो यहाँ पर अब हमको समझना है कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। तो बीजीय व्यंजक की बात करें, अगर परिभाषा को देखें तो बीजगणितीय व्यंजक एक गणितीय कथन है। कथन का मतलब क्या, कथन को हम सेंटेंस बोल सकते हैं, अभी मैथ के लिए हम मान लेते हैं कथन को, हम लोग कुछ भी बोलते हैं ना, इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो कथन है। तो बीजगणितीय व्यंजक क्या है, एक गणितीय कथन है जिसमें चर और अचर उनके बीच गणितीय संख्या, जिसमें क्या क्या होगा, देखो व्यंजक है वो क्या है, एक प्रकार का कथन है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, कथन है। और कथन इस प्रकार से है कि उसमें चर भी आ जाएगा, अचर भी आ जाएगा, और उनके बीच गणित की संक्रियाएं आएगा। कहने का मतलब क्या है कि बीजगणितीय व्यंजक एक प्रकार का कथन होगा जिसमें ए से लेकर जेड तक में कुछ भी आ सकता है, अल्फा बीटा थीटा गामा ये कुछ भी आ सकता है। अचर के स्थान पर हम ले सकते हैं -2 2/3 √3, ये कुछ भी आ सकता है। साथ ही साथ गणितीय संक्रिया में क्या क्या आ सकता है, प्लस माइनस, उसके बाद गुना भाग, ये सारा रहेगा एक बीजगणितीय व्यंजक के अंदर में, ये सारी बातें हो सकती, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, बीजगणितीय व्यंजक एक गणितीय कथन है जिसमें चर अचर और उनके बीच गणितीय संक्रियाएं होती है। अब यहाँ पर हम जो देखते हैं वो बीजगणितीय कथन होता है क्या, वो इन्फॉर्मेशन होता है क्या, अब हम बात करते हैं। यहाँ पर गौर से देखना, एक क्वेश्चन हम पकड़ रहे हैं कि किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 7 हो जाता है। अब गौर से देखना, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 7 हो जाता है, यह एक गणितीय कथन है, यह एक क्या है, गणितीय कथन है। और यह एक गणितीय कथन है, इट मीन्स कि ये क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है। क्या है ये, बीजगणितीय व्यंजक है। गौर से देखना है इसको। अगर हम इसको लिखना चाहे तो यहाँ पर लिखते हैं ना कि माना कि संख्या बराबर x, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर, तो x + 3 बराबर में 7, ये बन गया ना बीजगणितीय व्यंजक, ये बन गया तुम्हारा क्या, बीजगणितीय व्यंजक बन गया। समझ में आ गया, चलो जी बहुत बढ़िया। चलो जी, तो ये हो गया तुम्हारा बीजगणितीय व्यंजक। नेक्स्ट एक और उदाहरण हम पकड़ ले। किसी संख्या के 2 गुना में 3 जोड़ना, किसी संख्या के 2 गुना में 3 जोड़ना। अब देखो इसमें हमको कुछ पता ही नहीं है,
इसमें हमको कुछ नहीं पता है, सिर्फ दे रहा है किसी संख्या, मतलब कोई भी संख्या। अब कोई भी संख्या क्या मान लेंगे, x का 2 गुना तो 2x हो जाएगा, ये किसी संख्या का 2 गुना तो x का 2 गुना 2x हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, 3 जोड़ना है, किसी संख्या के 2 गुना में 3 जोड़ना, ये भी क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा एक बीजीय व्यंजक। क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा बीजगणितीय व्यंजक एक गणितीय कथन है, जैसा कि तुम देख रहे हो ये कथन तो है, ये सेंटेंस तो है, तो गणितीय कथन है जिसमें चर अचर और उनके बीच गणितीय संक्रियाएं होंगी। तो देखो चर भी नजर आ रहा है इसमें, x चर है, 3 अचर है, बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह भी आ सकता है, गुना। अब यहाँ गुना की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 और x के बीच में किसका चिन्ह है, 2x का मतलब 2 गुने x, तो गुना तक तो ला दिया हमने, बाकी भाग का चिन्ह भी आ सकता है। तो ये तुमको समझ में आ गया कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। देन अब हम देख लेते हैं बहुपद क्या है। तो अभी देखना है हमको कि मेनली बहुपद क्या होता है। तो अगर हम तुमसे एक शब्द में पूछे कि बीजीय व्यंजक क्या है, तो तुम बहुत सारा उदाहरण तुम दे सकते हो। बीजीय व्यंजक का मतलब हुआ कि उसमें चर नजर आएगा, ये बीजीय व्यंजक हो गया। 6x² + 5x + 6 बीजीय व्यंजक हो गया। 5x - 6y + 3 बीजीय व्यंजक हो गया। 4x² - 3x + 5 बीजीय व्यंजक हो गया। तो ये सारा का सारा क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है जी। अब अगर हम तुमसे पूछे कि बहुपद क्या है, तो बहुपद का परिभाषा जो है वो देख लो यहाँ पर, धन और ऋण से जुड़े कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जब हम बीजीय व्यंजक की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम उदाहरण ले फिर बात कर ले। मान लो हमारे पास एक नीचे वाला उदाहरण है 4x² - 3x + 5। अब ये पता है हमको यह क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। इस बीजीय व्यंजक को अगर गौर से देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस के चिन्ह से, माइनस के चिन्ह के इस तरफ, माइनस के चिन्ह के बाईं तरफ ये पूरा एक पद है। ये जो तुमको दिख रहा है 4x², ये 4x² जो है ना पूरा एक पद है। ठीक है, फिर माइनस के चिन्ह के बाद जहां प्लस का चिन्ह शुरू हो रहा है, ये जो दिख रहा है 3x, ये पूरा एक पद है। फिर ये 5 जो है ना पूरा एक पद है। तो यहाँ पर कितने पद नजर आ रहे हैं तुमको, 3 पद नजर आ रहे हैं। तो इस बहुपद में 3 पद नजर आ रहे हैं। इसी तरह से मान लो अगर कोई दूसरा हम उदाहरण ले, यहाँ पर मानो 5x - 6y + 3, अगर इसको पकड़े तो यहाँ भी तुमको कितने पद नजर आ रहे हैं। यहाँ देखो माइनस के बाएं साइड पूरा अगर ले ले तो ये 5x एक पद हो गया, ये देन 2 पद हो गया, देन ये तीसरा पद हो गया। तो यहाँ पर 3 पद नजर आ रहे हैं, मतलब प्लस और माइनस से कितने पद अलग हो रहे हैं, 3 पद अलग हो रहे हैं। यानी प्लस और माइनस के द्वारा ये 3 पद क्या हुए हैं, जुड़े हैं। तो 4 पद भी जुड़ा हो सकता है, 5 पद भी जुड़ा हो सकता है और 2 पद भी जुड़ा हो सकता है। तो धन और ऋण चिन्ह से जुड़े कई पदों के व्यंजक को क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। लेकिन शर्त यह है कि चर का घात पूर्ण संख्या हो। मतलब चर का घात जो है ना, ये अगर कुछ भी लिखा है तुम बहुपद बोल सकते हो। अगर कुछ भी लिखा हुआ है, मान लो ये लिख दिया तुम्हारे सामने, बहुपद हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं जो समझ लेनी चाहिए। चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चर का घात हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही रहेगा, तभी वो बहुपद होगा, अदरवाइज ये बहुपद नहीं होगा। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि बहुपद पहचानने का रूल्स क्या है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आए कि बताओ निम्नलिखित में कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, तो कैसे बताएंगे कि ये बहुपद है कि बहुपद नहीं। तो आओ जाओ कुछ रूल्स है जिसको हम फॉलो करके जान लेते हैं।
तो यहाँ पर हमको देखना है कि कौन, अगर हमारे पास कुछ बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं तो वहाँ पर हमको बोल दे पहचानने के लिए कौन बहुपद है कौन नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर घात ऋणात्मक होगा ना तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे उदाहरण की बात करें, अगर हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x पर पावर -1 प्लस 5, ये घात ऋणात्मक ऐसा नहीं है कि 2 पर ही आएगा ऋणात्मक तो ही बहुपद नहीं होगा। इस पूरे बहुपद के अंदर में कहीं भी घात ऋणात्मक आएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 3x पर पावर -3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक बहुपद दिया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 का घात क्या ऋणात्मक आ रहा है, मतलब ये बहुपद नहीं होगा। सिर्फ यही बहुपद के अंदर सिर्फ यही घात दिखना चाहिए, ये वाला घात दिखेगा तो बहुपद नहीं होगा। अगर घात भिन्नात्मक आ जाए, जैसे कि x पर पावर 2/3 माइनस 3x प्लस 5, अगर ये भी आ रहा है भिन्नात्मक, कहीं भी ये बट्टा में घात दिख जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। इसके अलावा अगर मान लो कोई चर बट्टे में जा रहा है, हर में चला जा रहा है तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि मान लो हम लिख रहे हैं 5x स्क्वायर माइनस में 5/x प्लस 6, तो ये भी तुम्हारा बहुपद नहीं होगा बट्टे में, यहाँ पर अगर कोई आ जाता है कोई चर तो। देन अगर मान लो कि रूट के अंदर में कोई चर चला जा रहा है, जैसे √y प्लस 3y प्लस 6, अब ये भी बहुपद नहीं होगा, ये रूट के अंदर चला गया। हाँ, एक बात का हमें ध्यान हमेशा रखना है तुमको कि ये जो हम केस बता रहे हैं ये तुमको अगर कुछ सॉल्यूशन उसमें से निकलने वाला है, निकलने के बाद अगर इतना बचता है ना तो वो बहुपद के बारे में विचार करेंगे। सपोज हम लिख रहे हैं क्या, हम लिख रहे हैं √y का स्क्वायर प्लस 3y, बताओ ये बहुपद है कि नहीं है। तो √y का स्क्वायर करेंगे तो वो y हो जाएगा ना, ये 3y हो गया 4y, तो ये तो बहुपद हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि चलो भाई 3x स्क्वायर और बट्टे में 6x प्लस 5, अब बट्टे में नीचे में देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर कोई चर नीचे आ रहा है, हर में आ रहा है तो बहुपद नहीं होगा। लेकिन ये कहाँ नीचे आ रहा है, ये तो कट जा रहा है, तो ऊपर में बच रहा है हमारे पास कितना, ऊपर में बच रहा है हमारे पास x, नीचे में बच रहा है 2 प्लस 5, नीचे में तो कोई चर आ ही नहीं रहा है, तो मतलब ये तो बहुपद हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करके हमको देखना पड़ेगा, फिर जाके हम डिसाइड करेंगे कि लास्ट में कि कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। तो ये तुम्हारे पास आ गया, बहुपद का परिभाषा हमने समझ लिया, बहुपद क्या होता है, बहुपद को कैसे पहचान सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर हम क्लियर कर चुके हैं। देन हम देखेंगे अब क्या, अब देखने वाले हैं बहुपद का गुणांक क्या होता है। देखो 9th और 10th की अगर बात करें ना तो 9th और 10th में मेनली जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है द्विघातीय बहुपद के बारे में मुख्य रूप से। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम डिटेल चर्चा करेंगे द्विघातीय बहुपद के बारे में। अभी तक हम पढ़ चुके हैं चर क्या है, अचर क्या है, बीजीय व्यंजक क्या है और बहुपद क्या है। अब बहुत सारी बातें अभी भी बची हुई है, गुणांक क्या होता है, घात क्या होता है, बहुपद का मान क्या होता है, शून्य क्या होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं हमारे पास। तो ये अगर हम बात करें यहाँ पर बहुपद के, सबसे पहले बात करेंगे गुणांक के बारे। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं दो घात वाले बहुपद। दो घात वाले बहुपद, ये जब हम बहुपद के घात के बारे में बात करेंगे ना तो उस पर वहाँ पर चर्चा हम डिटेल से करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि दो घात वाले बहुपद क्या होता है। देखो किसी भी बहुपद का अधिकतम घात जितना होता है वो उतने घात का बहुपद कहलाता है। सपोज अगर हम मान रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक बहुपद है हमारे पास जहां a b c अचर है। अचर मतलब ये कोई नंबर हो सकता है, अभी तुमको समझ में आएगा, घबराओ मत, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये दो घात वाले जो बहुपद है इसका सामान्य रूप, ये सामान्य रूप होता है, दो घात वाले बहुपद का सामान्य रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, जहां a b c अचर है और कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। कौन संख्या? वास्तविक संख्या, बट a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि a अगर 0 कर दे रहे तो ये द्विघात बहुपद होगा कहाँ? द्विघात बहुपद तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर एक्स स्क्वायर ही भाग जाएगा, एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा। क्योंकि द्विघात बहुपद होने के लिए एक्स पर पावर या वाई पर पावर या जेड पर पावर, पावर तो दो चाहिए हमको। ये जब हम बहुपद के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो वहां बेहतर तरीके से समझेंगे। हमने ये क्यों उठाया? क्योंकि हमको अभी समझना है ना गुणांक क्या होता है, बहुपद का गुणांक क्या होता है। हमको पता है कि ए बी और ये सी, ये क्या है? ये
अचर है। अचर मतलब कोई ना कोई नंबर होगा। जैसे उदाहरण अगर हम बात करें ना, उठा लो ना कुछ भी उदाहरण, 3x² माइनस 5x प्लस 6, इस तरह से 6x² माइनस प्लस में 6x और प्लस में 3, ये उदाहरण आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर अगर बात करें तो x² का गुणांक क्या है, a, हम यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ पर इसके लिए देखेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना हो जाएगा, a, मतलब x² को किससे गुना किया गया, a से तो गुना किया गया। ax² का मतलब क्या हुआ, ax² का मतलब क्या हुआ, ax² का मतलब हुआ a गुने x², ax का मतलब हुआ a गुने x, ये ध्यान रखो ना। तो x² का गुणांक a, x का गुणांक कितना होगा, x का गुणांक हो जाएगा b, और अचर पद इसमें कितना है, अचर पद यहाँ पर है हमारे पास c। अब अगर हम पहले अपने इस उदाहरण में देखें तो x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक, x² को किससे गुना किया गया है, देखो यहाँ पर 3x² का मतलब क्या है, 3 गुने x², और इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे 3 गुने x, मतलब 3x² का मतलब है 3 गुने x। तो x² का गुणांक पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 3। देन अगर x का गुणांक पूछे तो क्या होगा बता दो, अगर लिखा हुआ है -5x तो x का गुणांक क्या है, यहाँ पर -5 को x से गुना किया गया है, तो x का गुणांक कितना हो गया, -5, तो x का गुणांक हो गया हमारे पास -5। देन अगर हम बात करें अचर पद, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 6। ये बातें समझ में आ गई, x² का गुणांक 3, x का गुणांक -5, अचर पद कितना हो गया 6। दूसरे वाले उदाहरण में बात करें 6x² है ये, इट मीन्स कि x² का गुणांक यहाँ पर देखो लिखा हुआ क्या है 6x², इसका मतलब 6 गुने x² को 6 से गुना किया गया है, इसलिए x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देन यहाँ पर देखेंगे 6x है तो x का गुणांक देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 6x, मतलब 6 गुने x को 6 से गुना किया गया है, इसका मतलब x का गुणांक भी 6 होगा। अचर पद जिसके साथ कोई चर नहीं है उसको अचर बोलते हैं, ये है हमारे पास 3, तो अचर पद कितना है 3। तो ये यहाँ पर तुमको समझ में आ जाता है कि किसी भी चर का अगर हमको गुणांक निकालना है तो इजीली निकाल सकते हैं, चाहे वो बहुपद या व्यंजक द्विघातीय हो त्रिघातीय हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुमसे बोले x² का गुणांक निकालो, ठीक है, और उसके बाद तुमसे बोले कि x का गुणांक निकालो, अचर पद निकालो, तो ये तुम आसानी से कर सकते हो। कुछ और बातों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 और उदाहरण है। अब ये 2 उदाहरण हमने गुणांक को समझने के लिए ही लिया है। कई बार व्यक्ति क्या करते हैं, हमने क्या कहा कि यहाँ x² का गुणांक 1 है, यहाँ पर बोलोगे तो x² का गुणांक b है, लेकिन इस वाले जो बहुपद का सामान्य रूप है उसकी तुलना अगर इस समीकरण से कर ले तो x² के गुणांक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, a बोलते हैं। कई बार यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि जब हम बात करेंगे तो x² का जो गुणांक होता है उसको क्या लिखते हैं, हम a लिखते हैं। जो x का गुणांक होता है उसको हम जनरली b लिखते हैं, और जो अचर पद होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, अचर पद को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। मतलब ऐसा भी संभव है कि अगर हम तुमसे पूछे कि यहाँ पर a का मान कितना आएगा इस दोनों की तुलना करने पर, तो x² एक जगह पर 5 है तो a बराबर 5 आ गया। हम तो तुमसे पूछे कि b का मान कितना आएगा, x के जगह पर x है, b की जगह पर -6 है तो b की जगह पर -6 आ जाएगा। हम तुमसे पूछे कि यहाँ पर c का मान क्या आएगा, तो c की जगह पर 3 है तो c का वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसी तरह से नीचे वाले प्रश्न में देखें, यहाँ पर x² a की जगह पर 6 है तो a बराबर 6 आ जाएगा। x है b की जगह पर 3 है तो b का मान 3 आ जाएगा। देन c की जगह पर यहाँ पर -6 है तो c का मान -6 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। ये तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि तुम लोगों को समझ में आ गया है कि गुणांक क्या होता है। साथ ही साथ हमने ये इसके बारे में भी बात किया कि पद क्या होते हैं, ठीक है। तो पद के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, देन हम पढ़ते हैं बहुपद के घात की ओर। तो हमको अब यहाँ पर देखना है बहुपद के पद बोल लो या फिर बीजीय व्यंजक के पद बोल लो, क्या होता है, ठीक है जी। देखो, जब किसी चर और अचर को हम जब गुना या भाग के रूप में लिखते हैं
तो वहां से वो पद का निर्माण होता है। अगर किसी चर और अचर के बीच गुना या भाग का चिन्ह हो तो वो पद बनता है, लेकिन चर और अचर के बीच में अगर प्लस या माइनस का चिन्ह बन जाए तो वो दो पद में अलग हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है, अगर हम लिख रहे हैं, मान लो अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि 2 गुने x, तो ये 2x बन गया, ये एक पद बना। क्या बना? ये पद, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। ठीक है, हम लिख रहे हैं, चलो यहाँ पर x² बट्टे 5, ये हमने x² में 5 से भाग डिवाइड कर दिया, तो ये भी क्या बना? एक पद बन गया, ये बन गया टर्म। ये तो गुना और भाग का प्रयोग हमने किया तो ये बना पद। लेकिन अगर क्या हो, अगर हम लिखे 2 + x, तो 2 + x जैसे ही प्लस और माइनस के द्वारा अलग होगा चर अचर, तो वो क्या बन जाएगा? 2 अलग अलग पद बन जाएगा। तो यहाँ पर तुमको एक पद 2 है, दूसरा पद x है। इसी तरह से अगर हम इस दोनों को मिला ले, ये जो हमारा है, जो 2x हमने गुना किया है, 2 और x को 2x आया है, आप प्लस में हम कर दे x² बट्टे में 5, तो ये तुमको कितने पद नजर आ रहे हैं? यहाँ पर प्लस 1 है, एक प्लस के द्वारा 2 पदों को यहाँ पर अलग किया गया है। तो मेनली तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर प्लस और माइनस को देख करके पद के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि और भी उदाहरण लेंगे हम, जैसे हमारे पास -5x² + 6x - 6। अब इसमें बता दो कितने पद हैं, बताओ कितने पद है। तो यहाँ पर देखो प्लस 1 है, प्लस के बाएं तरफ -5x² है एक पद, फिर दाहिने तरफ 6x है एक पद, फिर यहाँ माइनस है, माइनस से फिर 2 पद अलग हुआ है 6x और 6। तो गिनेंगे 5x² माइनस का 6x - 6, कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। चलो जी और भी उदाहरण पकड़ते हैं। 6x³ - 2x² + -5x + 6, कितने पद है इसमें? दो और गिनो जरा। माइनस है एक पद, 2 पद, फिर माइनस है तीसरा पद, फिर प्लस है चौथा पद, कितने पद हो गए इसमें? 4 पद, इसमें 3 पद। चलो जी और भी उदाहरण पकड़ते हैं। हम लिख रहे हैं यहाँ पर ax⁴ - bx³ + cx² + dx + e, कितने पद है इसमें? एक पद माइनस है, फिर दूसरा पद प्लस है, फिर तीसरा पद, फिर चौथा पद और फिर 5वां पद। इसमें कुल कितने पद हो गए? इसमें कुल 5 पद हो गए। तो इस तरह से तुमको पद के बारे में जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। तो अभी हमको बात करना है बहुपद के घात के बारे में। और बहुपद के घात के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हैं जिसको हम समझ लेते हैं। घात का मतलब क्या होता है? घात का मतलब है कि अगर किसी भी नंबर पे या किसी भी चर पे, किसी भी वेरिएबल पर, किसी भी कांस्टेंट पे यदि पावर है 2, इसका मतलब है ये होता है x × x। यदि पावर है 3 तो इसका मतलब होता है x × x × x। यदि मान लो 2 पर पावर है 3 तो इसको बोलते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, जहां पर x पर पावर 2 लिखने का मतलब है इस 2 को बोलते हैं पावर या डिग्री, और इस x को बोलते हैं बेस। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं घात और इसको बोलते हैं आधार। तो ये बातें क्लियर है, ये बातें समझ में आ गई कि पावर क्या होता है। अब हमको समझना है कि बहुपद का घात क्या होता है। ठीक है, बहुपद का घात क्या होता है ये देखना है। आ जाओ देख लेते हैं। अब हमारे पास कुछ उदाहरण पकड़ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि हमारे पास 5x² - 6x + 3 पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है 6x + 2। तीसरा उदाहरण है यहाँ पर 6x³ - 2x²। चौथा उदाहरण पकड़ लेते हैं हम 5x - 2x²। पांचवा उदाहरण पकड़ते हैं यहाँ से 0। अब अगर हम बात करें कि इस पहले वाले बहुपद में अगर हम घात को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये जो पद है, तीसरा जो पद है उसमें केवल एक ही अंक है, कांस्टेंट है, वो है 3। अब 3 होने का मतलब अगर कोई x यहाँ पर कोई चर रहा भी होगा तो इसका घात कितना रहा होगा? 0 रहा होगा, क्योंकि x पर पावर यदि हम 0 लिखते हैं तो उसका मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पर पावर कितना होगा? 0। यहाँ पर x है, अगर सिर्फ x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, इसका मतलब पावर 1 है। और यहाँ पर जो है पहले वाले पद में x का पावर 2। ठीक है,
तो यहाँ पर बहुपद का घात कौन सा होगा, यानी कि ये पहले वाले बहुपद का घात कौन सा होगा। तो बहुपद का घात वह घात होगा सारे पदों में से, वह घात होगा जो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों पदों में से सबसे बड़ा घात यहाँ पर आ रहा है, तो बहुपद का घात यहाँ पर कितना है, बहुपद का घात यहाँ पर कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। इसी तरह से बात कर ले, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये x पर पावर 0 रहा होगा, तो इसका मान 1 हो गया। देन यहाँ पर पावर 1 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे बहुपद में x का हाईएस्ट पावर सबसे बड़ा घात 1 है, इसलिए बहुपद का घात यहाँ पर कितना होगा, बहुपद का घात यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर देखेंगे 2 पद है बहुपद में, 6x⁻³ और -2x², और हाईएस्ट पावर कितना है, 3, और उससे छोटा है 2, तो हमको छोटे वाले से तो मतलब है नहीं, बड़े वाले से मतलब है। तो यहाँ पर बहुपद का घात कितना हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है जी। देन यहाँ पर देखेंगे 5x - 2x², तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, बड़ा घात कौन सा है, 2 है, तो यहाँ पर घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो जी, यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर 0 कब आया होगा, 0 एक ही सिचुएशन में आ सकता है कि अगर गुणांक 0 रहा होगा। अब 0 रहा होगा मतलब घात क्या, घात कुछ भी रहा हो सकता है। तो बहुपद की बात कर रहे हैं ना, तो कोई भी पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वास्तविक संख्या में जाएंगे तो फिर वो बहुपद कहाँ से होगा। तो जो 0 है, 0 के घात के बारे में कोई भी पूर्ण, अगर बहुपद है तो कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सिर्फ बीजीय व्यंजक है, और बीजीय व्यंजक है, बोल रहा है 0 का घात बता दो, तो इसका मतलब कोई भी वास्तविक संख्या इसका घात हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या। तो ये बहुपद के घात के बारे में कुछ जानकारी थी, समझ में आया। चलो जी, अब हमको यहाँ पर देखना है कि बहुपद का मान क्या होता है। अगर बहुपद के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली है, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद क्या होता है, ये सारी बात हम जान चुके हैं। तो हम देखने वाले जो बहुपद होता है, सपोज हमने एक 2 घात वाला उदाहरण लिया। सबसे पहले तो तुम समझ लो कि किसी भी बहुपद को हम कैसे सूचित करते हैं। सबसे पहली बात तो तुम ये समझ लो, तो अगर हमारे पास x चर में कोई बहुपद है, x चर में मान लो हमारे पास बहुपद दिया है 3x² + 5x - 6, ये 2 घात वाला हमारा एक बहुपद है। अभी बात करेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं घात के अनुसार, इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो x चर में एक बहुपद है, अगर चर x है तो इसको सूचित कैसे करते हैं, इसको सूचित करते हैं P(x) = 3x² + 5x - 6, ये एक बहुपद हो गया। बातें समझ में आ रही। अगर मान लो चर हमारा y है तो इसको लिखेंगे P(y) = 3y² - 3y + 5, ये भी हमारा द्विघाती बहुपद है। अगर मान लो हमारा चर m में कोई बहुपद दिया है, जैसे 3m³ - 6m + 6, ये एक बहुपद दिया हुआ है, तो ये 3 घात वाला बहुपद है और इसका चर m है, इसलिए हमने लिखा P(m). इसका मतलब है कि m चर में एक बहुपद यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। ये तो हम बहुपद को कैसे लिखते हैं, सूचित कैसे करते हैं, ये हम यहाँ पर समझ में हमें आ जाता है। लेकिन बहुपद का मान क्या होता है, तो सारे बहुपद में देखें तो ये चर नज़र आ रहा है तुमको, x, x, y, y, m, m, ये क्या है, चर है। और जाहिर सी बात है अगर हम इसको देखें, इस वाले बहुपद को देखें तो ये निकल के आएगा 3x² का मतलब है 3 गुने x पर पावर 2 प्लस 5 गुने x माइनस 6। इसी तरह से अगर इस बहुपद को देखें तो इसका मतलब होगा 3 गुने y पर पावर 2 माइनस 3y और प्लस में 5। और इस तरह से अगर इसको देखें तो ये निकल के आएगा 3 गुने m³ माइनस 6 गुने m प्लस 6। और साथ ही साथ तुमको पता होगा कि पावर का मतलब क्या होता है। अगर लिखा हुआ है m पर पावर 3 तो इसका मतलब है m गुने m। अगर हम बोले तुमको कि m के जगह पर 2 रखो तो इसका मतलब होगा 2 पर पावर 3, इसका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। ये बातें समझ में आ गई, क्यों बात की है ये अभी पता चल जाएगा तुमको।
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुपद का मान क्या होता है। अब ये जो 3 बहुपद है इसी से हमको समझना है यहाँ पर बहुपद का मान होता क्या है। सपोज इस तीनों बहुपद में हम एक ही मान रखेंगे, ऐसे अलग अलग मान रख सकते हैं, लेकिन सपोज हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला बहुपद क्या है, P ऑफ y, ये है हमारे पास 3x² प्लस 5x माइनस 6। सपोज हम यहाँ पर y का मान हम यानी कि P ऑफ x है पहला बहुपद, x चर में है, तो सपोज हम x का मान यहाँ पर 2 रख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लिखेंगे P ऑफ 2, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ हमको 2 कर देना है। और इसका मतलब सबसे पहले तो हम लिखेंगे ये होता है 3 गुने x² प्लस 5 गुने x और माइनस 6। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 करना है। यहाँ पर x का स्क्वायर है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा प्लस 5 और गुने हो जाएगा 2 माइनस 6। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3, 2 का वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 5 दूनी 10 माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12 प्लस 10 माइनस 6, 12 10 22 और 22 में से 6 अगर घटाते हैं तो ये होगा 16। ये जो 16 निकल के आ रहा है वो क्या है, ये P बराबर यानी कि 2 पर चर का मान 2 पर बहुपद का मान कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो ये बहुपद का मान किस पर आ जाएगा, 2 के लिए आ जाएगा। दूसरे बहुपद को देखें, यहाँ पर दूसरा जो बहुपद है हमारे पास ये है P ऑफ y। P ऑफ y बराबर 3y² माइनस 3y प्लस 5। सपोज इसमें भी हमको रखना है P ऑफ 2, तो जाहिर सी बात है 3y² का मतलब होता है 3 गुने y² माइनस 3 गुने y प्लस 5। अब समझो यहाँ से, चूंकि P का मान यहाँ y की जगह पर अपने को क्या रखना है, 2 रखना है, तो यहाँ पर रख देंगे 3 गुने y है तो y के जगह पर अपने को 2 रखना है, तो 2 पर पावर 2, 3 गुने फिर से y की जगह पर 2 रखना है और प्लस 5। ये होगा 3 गुने 2 दूनी हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 5। इस तरह देखेंगे 4 तिया 12 माइनस 6 प्लस 5, तो 12 5 17 और 17 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 13, 12 17 में से 6 11। तो यहाँ पर दूसरे वाले बहुपद में देखेंगे, दूसरे वाले बहुपद के लिए अगर हम 2 मान रखते हैं तो बहुपद का मान कितना आ रहा है, 11। तो यहाँ पर P ऑफ y के लिए 2 पर जो मान निकल के आ रहा है वो 11 है, तो ये बहुपद का मान कहला जाएगा। चलो जी, तीसरा वाला बहुपद है, इसको भी देख लेते हैं। P ऑफ m बराबर हमको दे रखा है 3m³ माइनस 6m प्लस 6। अब हमको रखना क्या, फिर से मान लो हम m बराबर 2 रखते हैं। अब तुमको यहाँ पर हम 2 रख रहे हैं ना, तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान रखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है हर जगह 2 ही आएगा। सपोज हम मान चेंज कर रहे हैं, मान लो -1 रखते हैं, तो -1 रखेंगे तो क्या होगा, 3 गुने ये हो जाएगा m³ माइनस 6 इंटू m प्लस 6। ये हो जाएगा 3 इंटू, अब ये 1 है तो 1 का क्यूब करेंगे -6 इंटू -1 प्लस 6। अब देखो 1 का अगर 3 बार गुना कर दे, 1 इंटू -1 तो ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस 1 ही रहने वाला है। तो ये होगा 3 गुने -1 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। ये -3 को -1 से गुना करेंगे, -3 प्लस 6 प्लस 6, ये होगा 6 6 12, 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर P ऑफ m जो बहुपद दिया है उसके लिए -1 पर जो मान निकालेंगे वो कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। बातें समझ में आ गई। तो ये इससे हमको समझ में आ जाता है कि बहुपद का मान क्या होता है। यानी कि किसी भी बहुपद के अंदर जो भी चर दिया है, चाहे x हो, y हो, z हो, m हो, n हो, कुछ भी हो, उस चर के स्थान पर कोई भी नंबर्स रखते हैं या कोई भी दूसरा चर भी रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कई बार जो है ना दूसरा चर हम रख देते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो कोई भी नंबर्स रखते हैं, उसके बाद जो मान आता है निकल करके वही बहुपद का मान कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्या किया हमने, हमारे पास बहुपद था P ऑफ x बराबर 3x² प्लस 5x माइनस 6। यहाँ पर क्या किया हमने, x के जगह पर 2 रखा। अब x के जगह पर 2 रखने के बाद हमारा बहुपद का मान कितना आ रहा है, 16। अब 3 रखेंगे तो उसके लिए अलग मान निकलेगा, 4 रखेंगे तो उसके लिए अलग बहुपद का मान आएगा। यानी कि चर का मान अगर हम बदलते चलते हैं तो बहुपद का जो मान है वो भी बदलता हुआ जाएगा। ये बातें समझ में आ गई। चलो जी, अभी यहाँ पर हमको देखना है कि बहुपद का शून्य क्या होता है।
अगर बहुपद की शून्य की बात की जाए, सपोज सबसे पहले तो हम उदाहरण ले लेते हैं, हम हमारे पास एक बहुपद ले लेते हैं। मान लो पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो बहुपद का शून्य का मतलब क्या है? अभी अभी हमने क्या बात किया? अभी हमने बात किया है कि बहुपद का मान क्या होता है। तो बहुपद का मान कहने का मतलब है इस चर के स्थान पर कोई भी नंबर रखेंगे ना, जैसे 1 रख दिए तो इस बहुपद का कुछ ना कुछ मान निकल करके आएगा। सपोज हम अभी रख करके दिखा दे रहे हैं तुमको कि अगर मान लो इस बहुपद में पी ऑफ 1 रख रहे हैं तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 गुने 1 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है जी, ये 1 प्लस 7 प्लस 10, 10 7 17 1 18। तो यानी 1 पर इस बहुपद का मान कितना है? 18 है। इसलिए 2 रखेंगे तो कुछ और मान निकल के आएगा, 3 रखेंगे तो कुछ और मान निकल के आएगा। तो अगर मान लो कोई ऐसा मान है जिसको हम इस बहुपद में रखें और इस बहुपद का मान 0 हो जाए तो वह मान इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। क्या कहने का मतलब है, आओ समझते हैं। सपोज पी ऑफ -2 हम रख रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास जो बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है। -2 रखने का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रखेंगे तो x का स्क्वायर है -2 का स्क्वायर, 7 गुने -2 और प्लस 10। ठीक है जी, ये होगा 2 दूनी, अब -2 और -2 को गुना करेंगे ना तो ये माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। फिर 7 दूनी -14 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। गौर से देखो 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 और -14। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर -2 अगर इस वाले बहुपद में रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में, तो हमको जो मान निकल के आ रहा है वो बहुपद का कितना निकल के आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ऐसा कोई भी मान जो किसी हम बहुपद में रख दे चर के स्थान पर और उस बहुपद को वह मान शून्य कर देता है, हल करने के बाद हमको क्या मिलेगा? लड्डू, यानी कि 0 मिलेगा। तो वह मान बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। बातें समझ में आ गई? एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। तो सपोज हमारे पास एक और बहुपद है जो हमारे पास दिया हुआ है 3x स्क्वायर -1 -4। ये एक बहुपद है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, पी एक्स का मान जो है ना यहाँ पर रखते हैं -1। देखो क्या होगा, ये 3 गुने -1 का स्क्वायर, 3 गुने एक्स स्क्वायर है तो 3 गुने -1 का स्क्वायर माइनस और एक माइनस यहाँ पर इसके लिए एक्स ये खुद माइनस में तो माइनस हो जाएगा -4। देखो 3 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +1 और -4। 3 + 1 -4। अब देखो यहाँ से 3 और 1 कितना होगा? 4 -4। तो यहाँ पर हम -1 रख रहे हैं ना इस बहुपद में, तो हमारा बहुपद का मान कितना निकल के आ रहा है? शून्य निकल के आ रहा है। इसका मतलब -1 3x स्क्वायर -x -4 का एक शून्यक है। तो बातें यहाँ से हमको यही कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि अगर कोई बहुपद है हमारे पास, उस बहुपद में अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं और बहुपद का मान 0 हो जाता है हल करने के बाद, तो वो मान बहुपद का शून्यक कहला जाता है। बातें समझ में आगे? चलो यहाँ पर हमको देखना है कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। देखो मानक रूप में सबसे पहले बहुपद को क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब मानक रूप में बहुपद को हम लिख देते हैं तो हमारा कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, जो भी हमको कैलकुलेशन करना है वो आसान हो जाता है। लेकिन जब समझेंगे तभी तो कि मानक रूप क्या होता है। देखो मानक रूप का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो बहुपद के घात के देखो, अगर बहुपद है तो बहुपद का कुछ ना कुछ घात होगा। अब बहुपद का घात होगा मतलब क्या है कि जैसे अगर इस बहुपद की बात करें 2 - x स्क्वायर प्लस 5x, ये एक x चर में एक बहुपद है। अब इसके हाईएस्ट पावर को देखें तो 2 है, उसके बाद उससे छोटा पावर 1 है, उसके बाद सबसे छोटा पावर 0 है। यहीं पर अगर इस बहुपद में देखें तो सबसे बड़ा पावर 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 0 है। तो इस तरह से बहुपद में कई पद होते हैं। बहुपद का मतलब यह है कि बहुत सारे पदों वाला व्यंजक, बीजीय व्यंजक। तो बहुपद में बहुत सारे पद होते हैं। उन पदों को छोटे घात से बड़े घात से शुरू करके छोटे घात के रूप में सजाना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। फिर हम बोल रहे हैं कि अगर किसी बहुपद को हम बड़े घात से शुरू करके उसको चिन्ह के साथ अगर छोटे घात के तरफ लिखते हैं, ठीक है, घात को, यानी घात को जब हम अवरोही क्रम में लिखते हैं, अवरोही यानी कि बड़ा से छोटा जब लिखते हैं घात को, तो वो क्या कहलाता है? बहुपद का मानक रूप। उदाहरण से समझ में आएगा। देखो इसको हमको बहुपद के मानक रूप में लिखना है तो सबसे बड़े घात वाला को पहचानो, तो जो क्या है x पर पावर 2, तो लिखेंगे -x पर पावर 2। देन उसके बाद इससे छोटा घात वाला देखो 5x पर पावर 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5x, और देन सबसे छोटा घात वाला है हमारे पास +2।
तो ये जो हमने लिखा है यही हो गया बहुपद का मानक रूप और ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि दूसरा उदाहरण में बात कर ले, इस वाले में देखेंगे, इसको अगर मानक रूप में लिखना है तो सबसे बड़ा घात वाला पकड़ो, क्या है 6x पर पावर 3, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है, पावर 3 सबसे बड़ा घात है। उसके बाद ये 0 घात वाला है, ये 1 घात वाला है और ये 2 घात वाला है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6x पर पावर 2। देन ये 1 घात वाला -6x और देन सबसे कम प्लस में 5। तो ये हमारा हो गया बहुपद का मानक रूप। यहाँ पर देखेंगे ये भी बहुपद मानक रूप में नहीं है, क्योंकि मानक रूप में मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा घात वाला, उसके बाद उससे छोटा घात वाला। तो सबसे बड़ा घात एक ही घात है यहाँ पर 5x पर पावर 1, तो लिखेंगे -5x और प्लस में 3। ये हो गया तुम्हारा बहुपद का मानक रूप। इसको अगर मानक रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा घात वाला -mq, उसके बाद इससे छोटा कौन है -m², सबसे छोटा घात वाला +1। चलो जी, देन नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे, इसको अगर मानक रूप में लिखना है, सबसे बड़ा घात वाला कौन है, ये 2 घात वाला 5a²। देन हमारे पास आता है 3a और देन आता है हमारे पास 5। तो ये भी हो गया हमारा बहुपद का मानक रूप। इस प्रकार से हमको समझ में आ जाता है कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है और इजीली तुम अब बहुपद को मानक रूप में लिख सकते हो। यहाँ पर हमको देखना है अब कि बहुपद के अंदर सजातीय पद और विजातीय पद क्या होता है। अब सजातीय पद और विजातीय पद जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है जब हम जाते हैं जोड़ करने के लिए, बहुपद का जोड़ या अलजेब्रा में हम जोड़ करने के लिए जाएंगे या घटा करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर तुमको सजातीय और सजातीय पद ही जुटेगा और सजातीय पद ही घटेगा। तो जब तक तुमको सजातीय और विजातीय पदों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो तुम्हारा जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जोड़ और घटा, ये बड़ा समस्या होने वाला है इसमें। तो हम यहाँ से देख लेते हैं सजातीय पद होता क्या। बहुत आसान समझना है सजातीय पद क्या होता है। सजातीय पद, जब भी सजातीय पदों की बात करेंगे, मान लो दो बहुपद ले रहे हैं, ठीक है। एक हम ले रहे हैं तुम्हारा 3x² + 5x और +6। दूसरा हम ले रहे हैं मान लो 6 + x² + 2x। अब अगर इस दोनों बहुपद की तुलना करें और हम ज्ञात करने की कोशिश करें कि सजातीय पद कौन है, तो कहाँ से निकल के आएगा। सजातीय पद का मतलब क्या है कि पावर समान होना चाहिए। देखो गुणांक से मतलब नहीं है, यहाँ पर फिर से बोल रहे हैं, ये जो x² को 3 से गुना किया गया है, तो x² का गुणांक 3 है, यहाँ पर x का गुणांक 5 है, यहाँ पर x² का गुणांक 1 है। तो गुणांक से तो हमको मतलब ही नहीं है। जब जोड़ते या घटाते हैं तो गुणांकों को जोड़ते और घटाते हैं, लेकिन जोड़ने और घटाने के लिए सबसे पहला रूल जो कह रहा है वो तुमको पावर समान होना चाहिए और साथ ही साथ किसी पद में जितने चर है ना, दूसरे पद में उतने ही चर चाहिए। तो सबसे पहला बात देख रहे हैं कि यहाँ पर x है और यहाँ भी x है, लेकिन x तो यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो क्या ये सजातीय पद हो जाएंगे। तो सजातीय पद होने के लिए चर तो समान हो रहा है, साथ ही साथ घात भी समान होना है। मतलब ये जो पूरा पद है 3x² और ये जो पूरा पद है x², ये दोनों सजातीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो x बराबर है पावर 2 है, पावर 2 है। इस वाले गुणांक से हमको अभी बेहद सजातीय और विजातीय करने में गुणांक से मतलब नहीं होता है। दूसरी बात है, यहाँ पर देखेंगे 5x और ये 2x, ये दोनों क्या है, यहाँ पर गुणांक से हमको मतलब है नहीं, x है, पावर 1 है, पावर 1 है, तो ये दोनों कौन सा पद हो गया, सजातीय पद हो गया। ठीक है, और भी तुमको बता दे, अगर x² वाला है तो वो x² वाले के साथ ये सजातीय पद हो जाएगा। इसी तरह से 3x² y है तो ये मान लो 4x², ये जो है ना 4x² y, ये सजातीय पद होगा। गौर से समझो बात को, गौर से समझो बात को, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है। इस 3 4 से हमको मतलब नहीं रहता है। सिर्फ यहाँ पर देखेंगे कि चर xy इसमें भी है, xy इसमें भी है, पावर 2 यहाँ भी है, पावर 2 यहाँ भी है। और देख ले हम, चलो जी, मान लो कि हम m/q/n एक चर है, दूसरा है m/n/q। अब बताओ ये सजातीय है कि विजातीय है।
तो यहाँ पर देखेंगे m है, m पर पावर 3 है, m पर पावर 1 है, तो यहाँ पर एक अंतर मिल गया। दूसरा n है, n पर पावर 1 है, n पर पावर 3 है, तो ये सजातीय पद नहीं होगा। सजातीय पद का मतलब पावर भी समान होना चाहिए, जैसे कि m/q/n अगर लिख रहे हैं तो ये m/q/n ही होना चाहिए, तब जाके ये सजातीय पद होगा। चलो जी, और कुछ उदाहरण बात कर ले। उदाहरण हम ले लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास है 3x³ - 4x² + 5x - 6। दूसरा बहुपद ले लेते हैं हम 6x - 2x² + 3x 4x³ और -3। अब यहाँ पर तुमको अगर बोले सजातीय पद पहचानो, कौन किसके सजातीय है, तो यहाँ पर देखो ये जो पद है 3x³, यहाँ पर देखो 4x³, यहाँ पर x है, पावर इक्वल है, इसलिए ये हो गया सजातीय पद। तो इसको और इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। जोड़ना और घटाना किसी और वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको और इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। देन अगर हम बात करें 6x और यहाँ पर 5x की, सजातीय पद है, क्यों है, क्योंकि x है, पावर 1 है, x है, पावर 1 है, तो ये दोनों को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। -4x² और -2x², ये सजातीय पद है। क्यों सजातीय पद है, क्योंकि x² पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, चर दोनों ही बराबर है। तो इस प्रकार से तुमको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी बहुपद के पद जो है ना, पदों में चर समान है, घात समान है, जितने भी चर है सभी समान है, जितने भी घात है सभी समान है, तो वह बहुपद सजातीय कहलाएगा। अगर समान नहीं है, चर समान नहीं है, घात समान नहीं है, तो वो विजातीय बहुपद कहलाएगा। इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि कौन सजातीय बहुपद है, कौन सजातीय पद है, कौन विजातीय पद है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी तुम्हारे बुक में हो सकता है हो। तो यहाँ पर हमको देखना है कि पद के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। हमने बहुत कुछ यहाँ पर देख लिया है, बहुपद क्या होता है, बहुपद के मान क्या होता है, बहुपद के शून्य क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, बहुत सारी बातों को हमने यहाँ पर जान लिया है। अब हमको देखना है कि बहुपद के प्रकार क्या होता है। दो प्रकार से हम देखेंगे, एक तो पद के अनुसार बहुपद कितने प्रकार का होता है, देन दूसरा घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पद के अनुसार बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो पद के अनुसार अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से पद के अनुसार बहुपद मुख्य रूप से 4 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। सबसे पहले एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसमें केवल और केवल एक पद होता है। उदाहरण के लिए अगर मान लो यहाँ पर लिख सकते हैं हम वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो। अब आगे तुम लिख सकते हो उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। उदाहरण की अगर बात करेंगे तो उदाहरण में तुम क्या लिख सकते हो, जैसे कि 2x हो गया, 5x² हो गया, 6x हो गया, -3 हो गया, 4 हो गया। ये सारा जो बहुपद है ये अलग अलग बहुपद है। कोमा डाल दिया हमने, इसका मतलब ये अलग अलग बहुपद है। अब ये अलग अलग बहुपद है, इसका मतलब इस बहुपद में कुल कितने पद है, एक ही पद है। तो इस प्रकार के जो बहुपद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद। अब जाहिर सी बात है द्विपदी बहुपद का मतलब क्या होता है। द्विपदी बहुपद का मतलब वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो। कितने पद हो, 2 पद हो। तो वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे हम कैसे होता है द्विपद। जैसे कि मान लो 2x + 3, इसमें देखो 2x एक पद हो गया, दूसरा पद 3 हो गया, ये द्विपदी बहुपद हो गया। दूसरा उदाहरण देखेंगे 5x² - 6, ये भी द्विपदी बहुपद है। अब यहाँ पर देखो घात से मतलब नहीं होता है। जब पद की बात करते हैं तो पद को गिनते हैं, जितना पद उतने पद का बहुपद। एक पद था तो एक पदी बहुपद, और 2 पद यहाँ पर नजर आ रहा है तो द्विपदी बहुपद। सपोज अगर हम लिख रहे हैं 6x³ - 2x², तो इसमें भी तुम्हारा 2 ही पद है। घात अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मान लो घात की अगर बात करें तो घात 3 है बहुपद का, लेकिन पद कितने हैं, पद 2 ही है, तो ये द्विपदी बहुपद तुम्हारा हो जाएगा। फिर आता है तुम्हारा त्रिपदी बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसके 3 पद हो, वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, जिसमें 3 पद हो, ठीक है। तो वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो। उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे ये हो गया तुम्हारा 3x² + 5x + 6।
अब इसी बहुपद को हमको 9th और 10th क्लास में मेनली पढ़ना भी होता है, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो द्विपदी बहुपद का जो सामान्य फॉर्म होता है, अच्छा यहाँ पर 3 पद है, पहला पद 3x², दूसरा पद 5x, तीसरा पद 6। जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विपदी बहुपद का सामान्य रूप होता है। उदाहरण तुम यहाँ पर और ले सकते हो जिसमें 3 बहुपद है, और उदाहरण हम बता दे रहे हैं, जैसे 5x² माइनस 6x प्लस 3, इसमें भी कितने पद है, इसमें भी तुम्हारा 3 पद है, तो ये त्रिपदी बहुपद तुम्हारा हो जाएगा। आगे है चतुर्थपदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें 4 पद हो। अब वैसा बहुपद जिसमें 4 पद हो उसको हम क्या बोलेंगे, चतुर्थपदी बहुपद बोलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बहुपद हम ले रहे हैं उदाहरण में कि 3x³ माइनस 4x² माइनस 5x प्लस 6, इस बहुपद में देखेंगे 1 2 3 4 पद आ रहे हैं, तो इस 4 पद वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, चतुर्थपदी बहुपद। एक और उदाहरण हम बता देते हैं तुमको, देखो 9x पर पावर 4 माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 6, तो ये भी कौन सा बहुपद, घात पर यहाँ पर मत जाओ, पद गिनो कितना है, 1 2 3 4 पद है, मतलब चतुर्थपदी बहुपद है। बहुपदी बहुपद, तो अगर 4 से ज्यादा पद है तो हम पंचपदी बहुपद नहीं करेंगे, 6 पदी बहुपद नहीं करेंगे। 5 से अगर ज्यादा पद है, 4 से ज्यादा पद, 4 से ज्यादा पद वाले बहुपद को बहुपदी बहुपद बोलते हैं। कौन सा, बहुपदी बहुपद। अब ये सबके लिए एक ही है, मान लो 10 पद का बहुपद है कोई, मान लो कोई है x पर पावर 15 माइनस 2x पर पावर 10 माइनस 3x पर पावर 7 प्लस 6x पर पावर 6 प्लस 2x² माइनस 3x। अब इस प्रकार से कोई बहुपद लिखा हुआ है, तो बताओ इसमें कितना पद होगा ना, कोई लिमिट नहीं है, हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो सकता है 30 पद हो, तो इस वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, बहुपदी बहुपद। यानी 4 से ज्यादा होगा तो हम 5 6 नहीं करेंगे, बहुपदी बहुपद बोलेंगे। तो हमने क्या कहा, एक पद वाले बहुपद को एकपदी बहुपद, जिसमें 2 पद होगा उसको द्विपदी बहुपद, जिसमें 3 पद होगा त्रिपदी बहुपद, और जिसमें 4 पद होगा उसको बोलेंगे चतुर्थपदी बहुपद। तो यहाँ पर हमको देखना है अब घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अगर घात के अनुसार से देखें बहुपद के प्रकार, तो मुख्य रूप से हमको 3 प्रकार पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है 3 ही प्रकार का होता है, चतुर्थ घातीय बहुपद, पंचघातीय बहुपद, ये भी हो सकता है, लेकिन हमको 3 प्रकार मुख्य रूप से पढ़ने होते हैं 9th और 10th में। देखेंगे एक घातीय बहुपद, तो एक घातीय बहुपद को देखेंगे तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो। अच्छा, एक घात वाला बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग रैखिक बहुपद भी बोलते हैं, रैखिक बहुपद। अब एक घात वाला जो बहुपद है उसका सामान्य रूप देखेंगे, सामान्य रूप की अगर बात करें, सामान्य रूप की, ये होता है तुम्हारा ax प्लस b, जहाँ पर क्या है a और b कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। अगर हम उदाहरण की बात करें किस प्रकार का तुम्हारा हो सकता है, तो हम बात करते हैं, ये तुमको दिख सकता है 2x प्लस 3, y प्लस 1, 9a प्लस b, 9a प्लस 3, इस प्रकार से तुम्हारा एक पदी बहुपद दिख सकता है, यानी एक घातीय बहुपद दिख सकता है। यहाँ पर पद कितने हैं, पद के अनुसार देखेंगे तो पद के अनुसार तो इसमें 2 पद है तो द्विपदीय बहुपद हो जाएगा, लेकिन अगर घात के अनुसार देखेंगे तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितना है, सबसे उच्च घात 1 है, इसका मतलब ये एक घातीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद क्या होता है, वैसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 2, क्या होता है, वैसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 2 हो, उसको हम लोग द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे गौर से, तथा द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ये होता है तुम्हारा ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप। ठीक है, अगर हम बात करें द्विघातीय बहुपद के बारे में, तो यहाँ पर उदाहरण में बात करेंगे तो -6x² प्लस 5x माइनस 6, ये एक द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। यही नहीं द्विघातीय बहुपद है, अगर मान लो हम x² भी लिख रहे हैं और ये एक बहुपद है, तो ये भी एक द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि x² है, पावर 2 है,
पद एक है उससे बहस नहीं है, लेकिन पावर 2 है। इसी तरह से अगर हम बात कर दे कि अगर हम x लिख दे रहे हैं तो यहाँ भी पावर 1 है। अगर हम y लिख दे रहे हैं ये भी एक बहुपद है और इसका घात 1 है, इसका मतलब ये एक घातीय बहुपद xy है। अगर हम लिखे x स्क्वायर या 5y स्क्वायर तो ये भी एक द्विघातीय बहुपद है। भले पदों की संख्या इसमें एक ही है, लेकिन ये बहुपद द्विघातीय है क्योंकि घात इसका 2 है। इसी तरह से देखेंगे त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, तो वैसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 3 होता है, वैसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 3 हो, तो वैसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 3 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। उदाहरण में इसका सामान्य रूप पे सबसे पहले देख लेते हैं। ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है जी, ये सामान्य रूप इसका होता है। अगर हम उदाहरण की बात करें कैसा दिखेगा ये, तो हाईएस्ट पावर उसमें 3 नजर आएगा। पद कितना भी हो उससे बहस नहीं है। जैसे अगर हम x पर पावर 3 भी लिख रहे हैं ना तो ये त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं 3x³ प्लस 4x तो भी ये त्रिघातीय बहुपद है। अगर हम लिख रहे हैं 3y पर पावर 3 माइनस 2y² माइनस 5y प्लस 6 तो ये भी त्रिघातीय बहुपद है। तो इस प्रकार से घात के अनुसार बहुपद 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। एक घातीय बहुपद जिसमें अधिकतम घात 1 हो, उदाहरण तुम्हारे सामने है। द्विघातीय बहुपद जिसमें उच्चतम घात 2 हो, और त्रिघातीय बहुपद जिसमें उच्चतम घात 3 हो उसको त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, यहाँ पर देखना है शेषफल प्रमेय। अगर देखो हम शेषफल प्रमेय की बात करें, 2 प्रमेय है हमारे पास, 9th कक्षा में पढ़ते हैं, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। लेकिन जब हम 10th में भी जाएंगे या आगे के क्लासों में भी जाएंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमको 10th में तो जरूरत है ही, आगे भी हमको हो सकता है कहीं ना कहीं जरूरत पड़े। तो आओ समझते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या होता है, फिर उसके बाद समझते हैं कि गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। तो हमारे पास जो है ना एक बहुपद है, देखो कौन सा बहुपद, 2 घात वाला एक बहुपद है। बहुपद है 3x² प्लस 6x माइनस 18, और दूसरा है हमारे पास एक और बहुपद है, मान लो gx। ये g ऑफ x बराबर हमारे पास एक बहुपद है x माइनस 3। समझ में आ गया, 2 बहुपद है। हमको क्या करना है, p ऑफ x में g ऑफ x से भाग देना है। तो सबसे पहले भाग दे लेते हैं। ये हो गया 3x² प्लस 6x माइनस 18, देन भाग देना है हमको x माइनस 3 से, इस वाले से भाग देना है। कितना बार में लगा देंगे, ये लगा देंगे 3x टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 3x² और ये होगा 3 तिहाई माइनस 9x। नीचे में चिन्ह बदलेंगे, माइनस होगा प्लस होगा, ये 3x से 3x² कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास क्या बच रहा है, 15x और माइनस का 18। कितना बार में लगाएंगे, प्लस में 15, तो ये हो जाएगा 15x और 15 तिहाई माइनस का 45। ये माइनस ये प्लस, ये 9th कक्षा में तुमने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 15 में से 8 7 और 3 में से 1 2, तो यहाँ पर शेष तुम्हारा कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 27। यानी कि अगर हम 3x² प्लस 6x माइनस 18 में x माइनस 3 से भाग दे तो शेष कितना बच रहा है, 27 बच रहा है। तो तुम्हारा जो शेषफल प्रमेय है वो क्या बताता है, देखो शेषफल प्रमेय बताता है अगर मान लो हम इस वाले बहुपद में x माइनस 3 से भाग देते हैं ना, तो यहाँ पर निकालो x माइनस 3 बराबर 0 लिखो, x बराबर आ जाएगा कितना, 3। अब अगर ये 3 उठा करके इस बहुपद में x के स्थान पर रख दे तो जो वैल्यू आएगा वो शेष के बराबर होगा या शेष निकल जाएगा हमारा। देखो कैसे, यहाँ पर निकालना है p ऑफ 3 बराबर में 3x² है, मतलब 3 गुने x², 3 गुने x के जगह पर 3 रखना है, मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस 6 और x के जगह पर 3 रखना है 3 और माइनस 18। गौर से देखना, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 हो जाएगा, प्लस 18 माइनस का 18, 18 से 18 0 हो जाएगा। कितना बचा तुम्हारा, 27। बातें समझ में आ गई। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी बहुपद में x माइनस 3 से भाग दे रहे हैं, हमारे पास जो बहुपद है इसमें, तो जो रिमाइंडर होगा वो x माइनस 3 बराबर 0 रखो और x बराबर x का वैल्यू निकालो, x का 0 यानी कि शून्य निकालो। तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3 निकल गया। अब इस 3 को बहुपद के अंदर में चर के स्थान पर रखेंगे, जो भी मान आएगा वो क्या होगा, तुम्हारा शेषफल होगा। अब यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि p ऑफ x एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद हो। अच्छा, ये रिमाइंडर थ्योरम जो लगाएंगे ना, वह कहाँ पर लगाएंगे, जब या तो एक घात वाला बहुपद है या एक से अधिक घात वाला बहुपद है। तो यहाँ पर हमने 2 घात वाला बहुपद पकड़ा है, और
माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, ए कोई वास्तविक संख्या। अब यहाँ पर जो हमने संख्या लिया है ना, तीन क्या है, वास्तविक संख्या है। तो इस स्थिति में पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल पी ऑफ प्लस माइनस ए होगा। कहने का मतलब यही है, जो बातें यहाँ पर लिखा हुआ है वही बात हमने यहाँ पर समझाया। एक उदाहरण और लेते हैं, फिर तुमको समझ में हो सकता है आ जाए। कहने का मतलब क्या है, एक दूसरा बहुपद लेते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ये एक बहुपद है। सपोज हम इसमें क्या कर रहे हैं, x माइनस 2 से भाग दे रहे हैं। किससे दे रहे हैं, x माइनस 2 से। तो यहाँ पर जो शेषफल होगा ना, इसके बराबर में 0 लिखो, x बराबर निकल रहा है 2। जो शेषफल होगा इस वाले 2 को इस वाले बहुपद में रखने से हमको मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखेंगे, p ऑफ 2 बराबर ये होगा 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुने 2 प्लस 10। ये 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 प्लस 10। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलो जी, तो 10 और 4 कितना होगा, 14 माइनस 14। तो इस स्थिति में हमको शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 में x माइनस 2 से भाग दे दे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। चाहो तो तुम भाग दे के भी चेक कर सकते हो, या चेक कर ही लेते हैं ना शेषफल 0 आता है कि नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 10, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा। x माइनस किससे भाग देना है, x माइनस 2 से। कितना बार में लगाएंगे, x बार में। तो ये होगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x माइनस प्लस, ये माइनस 5x हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। माइनस 5 है तो इसका मतलब माइनस 5 से लगा देंगे। माइनस 5 से लगाएंगे तो ये माइनस 5x और माइनस 5 को 2 से गुना करेंगे माइनस 2 से प्लस 10। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। शेष कितना आ रहा है तुम्हारा, शेष 0 आ रहा है। तो इस प्रकार से ये शेषफल पर में तुमको समझ में आ गया होगा, शेषफल पर में क्या होता है बहुत। तो यहाँ पर हमको देखना है अब गुणनखंड पर में क्या होता है। देखो समझना बहुत आसान है, इसके स्टेटमेंट पे हम नहीं जाएंगे, जो भी बातें होता है उसको हम समझा देते हैं, देन उसके बाद हम स्टेटमेंट पढ़ के तुमको समझा देंगे। ठीक है, गुणनखंड पर में कहता है अगर कोई भी दो बहुपद है, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दिया जाए। सपोज मान लो हमारे पास जो पहला बहुपद है पी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, और दूसरा बहुपद है जी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2। ये दो बहुपद है। अगर हम पी एक्स को जी एक्स से भाग देते हैं, हमने क्या कहा, पी एक्स को जी एक्स से भाग देते हैं, तो करना क्या है हमको, कैसे समझेंगे कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है, ये बात हमको यहाँ पर बताना है। हमने क्या कहा, पी एक्स को जी एक्स से भाग दे, या बिना भाग दिए हुए कैसे पता कर सकते हैं कि पी एक्स का गुणनखंड जी एक्स है, ये बात हमने कहा। देखो यहाँ पर पी ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स में भाग देते हैं, इसका मतलब ये क्या हमारा, ये भाज्य है और ये भाजक है, इस बात को समझो। ठीक है, तो हमको करना क्या, भाजक का शून्यक निकालना है। इसके बराबर में 0 लिखो, तो यहाँ से x बराबर तुम्हारा 2 निकल जाएगा। भाजक का क्या हमने शून्यक निकाला, यानी कि हमारे पास दो बहुपद है, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है। जिस बहुपद से भाग देना है उसको भाजक बोलते हैं। जी ऑफ एक्स से भाग देना है, एक्स माइनस 2 से भाग देना है, एक्स माइनस 2 भाजक हो गया। भाजक का शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद के बराबर में 0 लिखेंगे, x बराबर यहाँ से हमारा 2 निकल के आ गया। अब ये जो भाजक का शून्यक है उसको भाज्य में रखना है, उसको किस में रखना है, भाज्य में रखना है। आओ रखते हैं। तो पी ऑफ कितना निकाला है हमने, 2 निकाला है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुने 2 और प्लस 10, 2 दूनी 4 माइनस 14 प्लस 10, 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, माइनस 14 बराबर में 0। तो यहाँ पर भाजक का शून्यक निकाला, भाजक का शून्यक निकाल के हमने जो भाज्य था उसमें चर के स्थान पर उस शून्यक को हमने रख दिया, तो हमारा मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसा कभी भी हो जाए कि अगर हम भाजक का शून्यक निकाल के भाज्य में चर के स्थान पर रख रहे हैं और मान हमको 0 मिल रहा है, तो जो भी भाजक होगा
वो भाज्य का गुणनखंड होगा। इसका मतलब हमने क्या किया, समझो बात को। पी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स से हमको भाग देना था, तो जी ऑफ एक्स का हमने क्या किया, शून्यक निकाला। शून्यक निकाल के क्या किया हमने, चर के स्थान पर पी ऑफ एक्स में रख दिया, और ये रखने के बाद हमको मान कितना आ रहा है, 0। अगर 0 आ जाए ना तो पी ऑफ एक्स का गुणनखंड जी ऑफ एक्स हो जाएगा। अगर 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। बातें समझ में आ गई। ये क्या था हमारा, ये था गुणनखंड प्रमेय।